मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज में। हम लोग बजट के स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं और बजट को दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक उसका स्टैटिक पोर्शन होता है, दूसरा उसका डायनेमिक पोर्शन होता है। इस बात की चर्चा हम लोग अपने बजट क्या है वाली क्लास में कर चुके हैं और बजट क्या है वाली क्लास में हम लोग जाने कि बजट क्या है, बजट की हिस्ट्री, बजट सबसे पहले कहां शुरुआत हुआ, बजट प्रणाली भारत में कहां से लिया गया है, भारत में सबसे पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया, आजाद भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, भारत में अब तक सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया, भारत में बजट प्रणाली का जनक किसे कहते हैं, भारत के संविधान में बजट संबंधी प्रावधान कहां पर हैं, किस अनुच्छेद में है, इन सबको हम लोगों ने कवर किया था। अर्थात बजट के स्टैटिक पोर्शन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग जानेंगे बजट के स्टैटिक पोर्शन में ही उससे आगे, और आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बजट के प्रकार पर कि कितने टाइप के बजट बनाए जाते हैं दुनिया में, किस प्रकार से बजट धीरे धीरे आगे बढ़ा, विकास हुआ और कई तरह के बजट बने। इसके अलावा हम लोग बजट घाटा, कुछ बजट की शब्दावलियां होती हैं, आर्थिक शब्दावलियां होती हैं, उस पर बात करेंगे, जिसमें प्रमुखतया बजट घाटा पर बात होगी, जिसमें देखेंगे कि ये डेफिसिट घाटा कई प्रकार का होता है। अर्थात जैसे बजट घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं और कैसे इसे निकाला जाता है, इसे हम लोग कवर करेंगे। तो ये क्लास लास्ट तक आप बने रहेंगे। बहुत ही बेसिक क्लास है और जो बजट से जुड़ी आर्थिक शब्दावलियां हैं वो कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे से आप जान पाएंगे। तो हम लोग इसके पहले कि इस क्लास को आगे ले चलें, आप फटाफट एक एक लाइक कर दें और इस सेशन को जल्दी से शेयर जरूर कर दें। अपने अपने फेसबुक पर एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। जब भी आप अपने चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज में आएँ और कोई भी क्लास देखें तो एक बार शेयर जरूर करें। हाँ, याद रहे गूगल पर अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाना न भूलें, जहां पर मिलेगा क्या, फ्री नोट्स, जॉब अलर्ट और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे हुए हैं, सभी विषय में उपलब्ध हैं और वो सभी सवाल अपने आप में यूनिक सवाल हैं। चलिए हम लोग बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे और आज की क्लास में हम लोग जानते हैं आपकी बजट के प्रकार पर बात होगी, लेकिन पहले जल्दी से बेसिक रिव्यू कर लेते हैं। तो आपको पता है कि देश की समस्त वित्तीय संसाधनों को क्या बोला जाता है, देश के जितने भी, किसी भी देश के जितने भी वित्तीय संसाधन होते हैं उसको सार्वजनिक वित्त कहते हैं। तो अब ये जो सार्वजनिक वित्त है उसका प्रबंधन भी जरूरी है। तो सरकार द्वारा जितना भी खर्च किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा, सार्वजनिक खर्च, क्योंकि सरकार जो इनकम इकट्ठा करती है उसके पास जो कुछ है वो सार्वजनिक है, पब्लिक है, तो इसको बोलते हैं पब्लिक या सार्वजनिक व्यय। और सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत केंद्र सरकार की समस्त आय और समस्त व्यय को शामिल किया जाता है। सार्वजनिक वित्त का जो बजटीय प्रबंधन होता है, सार्वजनिक बजट या उसे आम बजट कहते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, सार्वजनिक बजट या आम बजट। और ये जो अर्थव्यवस्था है वो रेल की पटरी की तरह दो खास नीतियों पर चलता है। अर्थव्यवस्था रूपी इंजन रेल की दो पटरियों की तरह दो आर्थिक नीतियों पर कायम है और चल रहा है, और वो है एक राजस्व नीति और दूसरा है मौद्रिक नीति। राजस्व नीति सरकार बनाती है और मौद्रिक नीति उस देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। राजस्व नीति को बजटरी नीति भी कहते हैं क्योंकि सार्वजनिक व्यय, आय और व्यय का ब्यौरा ही बजट है और बजट का उद्देश्य है लोक कल्याण, बजट का उद्देश्य है रोजगार सृजन, बजट का उद्देश्य है देश में विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार। तो सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक प्रबंधन, इस पर बात हम लोगों ने जाना। अब आइए बढ़ते हैं बजट के प्रकार। तो आप ये भी जान गए कि बजट राजस्व नीति का हिस्सा है, मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं है।
अगर हम लोग बात करें बजट के प्रकार की, तो प्रमुखतया ये प्रकार हैं बजट के, जिसमें आम बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट, संतुलित बजट, लैंगिक बजट और शून्य आधारित बजट। तो ये अलग अलग प्रकार के देश की अर्थव्यवस्था में जैसे हालात होते हैं, उस आधार पर ये समय समय पर बजट प्रयोग में आए और उस तरह के बजट बनते हैं। और कुछ बजट की परंपरा अब समाप्त हो गई है। चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से ये जो बजट के प्रकार हैं। अगर बात करें आम बजट की, तो सबसे पहले बात करते हैं आम बजट की। बात करें आम बजट की, तो देखिए आम बजट, आम का अर्थ यहां जनरल से है, सामान्य बजट से है। तो इस बजट को पारंपरिक बजट भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा पारंपरिक तरीका था। बजट को तैयार करने का बहुत ही पारंपरिक तरीका था, जिसमें जनरली क्या, सरकार के आय और व्यय का ही लेखा जोखा होता था। तो साधारणतया एक डॉक्यूमेंट, तो शुरू में जब बजट के प्रबंधन शुरू हुए, बजट प्रणाली की शुरुआत हुई विश्व में और भारत में भी, तो मुख्यतः बजट में क्या फोकस होता था, सरकार के समस्त आय और समस्त व्यय का ब्यौरा होता था। क्या योजना है, योजनाओं का मूल्यांकन, इन सबको ध्यान में नहीं रखा जाता था। इसलिए इस बजट को क्या बोलते हैं, पारंपरिक बजट भी बोलते हैं। बजट का यह स्वरूप बहुत ही पारंपरिक है। आम बजट के निर्माण में सामान्यतया सरकार के आय और व्यय का विवरण होता है, नीतियों के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ये एक परंपरागत बजट है। और शुरुआत में तो भारत में इस तरह के बजट की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में क्या देखा गया कि इस परंपरागत बजट से देश का कल्याण संभव नहीं था। तो दूसरा जो बजट है वो है निष्पादन बजट। इस बजट की खास बात क्या है कि निष्पादन बजट के अंतर्गत परिणाम को ध्यान में रखा जाता है। पूरा बजट जो निर्माण होता है उसमें केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, ये तो होता ही है, लेकिन पूरा बजट ही परिणाम को ध्यान में रखकर कि जो भी नीतियां होंगी उसका परिणाम क्या होगा, इसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। निष्पादन बजट के अंतर्गत सरकार की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए नीतियों पर खर्च किए जाने वाले मद का मूल्यांकन किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो नीति चल रही होती है, उसके आधार पर योजनाएं बनती हैं और उन अलग अलग योजनाओं के मद को ध्यान में रख करके पूरे बजट का मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात सेक्टर वाइज कितना परसेंट, पूरे जीडीपी का कितना हिस्सा कहां गया और पिछले बजट के साथ कंपेयर भी कर करके पहले से बेहतर हुआ कि कम हुआ, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। निष्पादन बजट की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। सबसे पहले निष्पादन बजट कहां आया, अमेरिका में आया। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले निष्पादन बजट 2005 में शुरू हुआ था। तब पी चिदम्बरम क्या हुआ करते थे, देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनके जमाने में निष्पादन बजट। तो आम बजट बहुत पारंपरिक बजट, जहां सिर्फ सिंपली आय और व्यय का लेखा जोखा होता था। तो सरकार आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। लेकिन निष्पादन बजट जो होता है, समय के साथ आम बजट जो पारंपरिक तरीका था वो सफल नहीं रहा, तो समय के साथ उसकी जगह निष्पादन बजट ने लिया। निष्पादन बजट का एक तरीका है, एक प्रकार है, जिसमें जब बजट तैयार किया जाता है तो वहां नीतियों का भी मूल्यांकन किया जाता है, सरकार की नीतियों को ध्यान में रखा जाता है और जो मदों का आवंटन होता है सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए और जो नीतियां हैं उनके निष्पादन को भी ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है। तो ये तो रहा निष्पादन बजट, थोड़ा वैज्ञानिक बजट है। तीसरा है आउटकम बजट। तीसरा जो बजट का प्रमुख प्रकार है वो आउटकम बजट है। तो देखिए, आउटकम बजट के अंतर्गत संसाधनों के साथ साथ लक्ष्यों को भी निर्धारित कर दिया जाता है। यहां संसाधन ही आवंटित नहीं किए जाते, टारगेट भी तय कर दिया जाता है कि नीतियां ही ऐसी बनती हैं कि टारगेट को ध्यान में रखते हुए कि कृषि में कम से कम 8% वार्षिक ग्रोथ आवश्यक है, तो टारगेट सेट कर दिया। उस टारगेट के आधार पर नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना और उन सेक्टर को उस तरह से उसको अचीव करने के उद्देश्य से क्या प्राप्त करना, धन का आवंटन करना। तो आउटकम बजट के अंतर्गत संसाधनों के साथ साथ लक्ष्यों को भी निर्धारित कर दिया जाता है। अर्थात दिए गए संसाधन निश्चित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है। माने पूरा जोर दिया जाता है कि जो संसाधन दिया गया है उस संसाधन में जो लक्ष्य है उसे अवश्य प्राप्त किया जाए। और आउटकम बजट के अंतर्गत बजट के क्रियान्वयन को परखा जाता है।
जब आउटकम बजट बनता है तो पूरा बजट का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस पर भी बात होती है, एनालिसिस होता है कि जो भी काम किया गया था, जो टारगेट किए गए थे, जितना संसाधन आवंटित किया गया था उसमें टारगेट पूरा हुआ या नहीं। फिर नेक्स्ट जो अगला बजट है वो है संतुलित बजट। संतुलित बजट के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में समान अनुपात में बजट आवंटित किए जाते हैं। तो ये भी एक तरह से बहुत ही साधारण बजट है। इसके बाद बात है जेंडर बजट, या हिंदी में बोलते हैं लैंगिक बजट। ये ऐसा बजट है जहां बजट निर्माण में महिलाओं और शिशुओं के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ऐसे बजट को ही जेंडर बजट या लैंगिक बजट कहते हैं। इस बजट के अंतर्गत महिला विकास की योजनाओं को ध्यान में रखकर धन आवंटित किया जाता है। तो स्पेशली ये बजट है जो महिलाओं को ध्यान में रख करके बजट बनाया जाता है, उनके कल्याण पर ज्यादा फोकस किया जाता है ऐसे बजट में। इसके अलावा है एक बहुत बजट का एक तरीका है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजटिंग। तो शून्य बजट के अंतर्गत पीछे के वर्षों के आंकड़ों को आधार न मानकर जीरो वर्ष के आधार पर मानते हुए तैयार किया जाता है। तो ये जो बजट है, ये बजट शून्य आधारित बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बजट में जो पीछे का परफॉर्मेंस है, पीछे का कोई आधार वर्ष नहीं लिया जाता है, या पीछे का बजट आवंटन मान लो कृषि सेक्टर में इतना हुआ था, वहां पैसा बचा या खत्म हो गया, या उसमें क्या नीतियों का उद्देश्य हुआ, कहां तक नीतियां पहुंची, इन सबको ध्यान में न रख करके अब फिर से इस साल जब बजट अलॉट होगा तो पीछे की बजट के परफॉर्मेंस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यह मान लिया जाएगा कि यहां कृषि मंत्रालय के पास सब योजनाओं के लिए जीरो जीरो बेस है, कोई आधार वर्ष नहीं है, और वहां से फिर नया आवंटन और एक साल के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इनको बजट दिया जाएगा। तो यहां पर पीछे का जो वर्ष होता है उसके बजट में विवेचना को ध्यान में, विवरण को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और उनके आधार को ध्यान में न रख करके जीरो आधार मान लिया जाता है। हर साल नया आवंटन होता है, सभी काम जहां तक पहुंचा है। ऐसा नहीं होता है कि कोई योजना चल रही थी, उस योजना को अब इस बार इतना और आवंटित किया गया, जहां तक परफॉर्मेंस हुआ है वहां से फिर जीरो मानकर वहां से आवश्यक धन आवंटित किया जाता है। यह बजट तब तक अपनाया जाता है यह बजट सामान्यतः तब अपनाया जाता है जब आम बजट घाटा बढ़ने लगता है, और बढ़े हुए घाटे पर यह अंकुश लगाने का एक बजट का तरीका है। जीरो बेस बजट सिस्टम को सनसेट बजट भी कहते हैं। तो एक तरह से क्या है कि एक वित्तीय वर्ष बीता, फिर से नया बजट, नया सनसेट है, हर डिपार्टमेंट के लिए नया सनसेट है। सनसेट का मतलब सूर्योदय। जीरो बेस बजट की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। जीरो बेस बजट की शुरुआत कहां से होती है? अमेरिका से होती है। तो देखिए, यह है किसके बारे में जानकारी, बजट के प्रकार में, जिसमें हम लोग जाने कि आम बजट क्या होता है, निष्पादन बजट क्या होता है, आउटकम बजट क्या होता है, संतुलित बजट किसे कहते हैं, जेंडर या लैंगिक बजट क्या होता है, और शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं। ठीक, अब ये जो बजट का स्टैटिक हिस्सा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है डेफिसिट, घाटा। घाटा को लेकर के बहुत से शब्द आते हैं जो हमेशा परेशान करते हैं। तो अब हम लोग इस हिस्से में फटाक से कवर करेंगे घाटा, जो बहुत ही जरूरी है, जहां से बहुत ही सवाल फंसते हैं। और इस बेस को जानने के बाद ही आप आर्थिक सर्वे और बजट को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, जो उसका बजट का डायनेमिक पोर्शन होता है। ठीक, तो आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर आप जानते हैं कि एक पेड कोर्स भी चल रहा है। ये देखिए, एक पेड कोर्स भी चल रहा है, और इस पेड कोर्स में मैथ, रीजनिंग और जीएस के कुल लगभग 6000 प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के माध्यम से कवर कराया जाता है। अर्थात इसमें 6000 मॉडल प्रश्नों को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्रैक्टिस मोड में कवर करा रहे हैं सिलेबस को। तो आप इसके बारे में जाने जरूर, और ज्वाइन बटन से जाकर के, चैनल के ज्वाइन बटन से जाकर के आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर आपके चैनल के प्रत्येक वीडियो पर आधारित MCQs लगाना न भूलें,
और करंट अफेयर्स के मंथली स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स को कवर करना न भूलें और उस पर जो दिए गए प्रश्न हैं उसको हल करके ही एग्जाम में जाएं और खुद जाएं और दोस्तों को भी बताएं। चलिए हम लोग बात करते हैं डेफिसिट की और घाटे की। बजट घाटा, हम लोग बजट में घाटा शब्दावलियों को जानें उसके पहले बहुत जरूरी है कि 4 शब्द आपको ध्यान में रहे। एक तो है राजस्व आय और दूसरा है राजस्व व्यय और तीसरा है पूंजीगत आय या प्राप्ति और चौथा है पूंजीगत व्यय। तो देखिए सरकार की जितनी भी इनकम होती है उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। और सरकार की जितने भी व्यय हैं उनको भी 2 मद में बांटा जाता है, राजस्वगत व्यय और पूंजीगत व्यय। अब आइए बात करते हैं कि राजस्वगत आय किसे कहते हैं। देखिए सरकार की ऐसी आय या प्राप्तियां जिस पर सरकार को किसी प्रकार की देयता ना हो, कोई लायबिलिटी ना हो कि लौटाना है, उसे क्या कहते हैं? वो उसे ही कहते हैं राजस्वगत आय, उसे ही कहते हैं राजस्वगत आय। जैसे क्या है? टैक्स। अब सरकार को जो टैक्स मिलता है उस पर सरकार की कोई लायबिलिटी तो है नहीं कि वो उसे वापस करे। जिस करदाता को सरकार कर वापस थोड़ी करेगा जो उसे मिला। तो ऐसे इनकम को क्या कहते हैं? राज्य की ऐसे इनकम को राजस्वगत आय कहा जाता है। अर्थात वह इनकम राज्य की, सरकार की वह आय जिस पर कोई देयता नहीं है। लेकिन सोचो कि अगर राज्य ने, सरकार ने ऋण लिया है, सरकार ने कोई बॉन्ड बेचा है जिस पर 10 साल बाद वो इतना % रिटर्न देगा, तो सरकार को पैसा तो मिला, इनकम तो इस ईयर हुई, लेकिन 10 वर्ष बाद उसे वापस करना है। तो सरकार पर यह लायबिलिटी है, लेकिन कर लिया तो कर में कोई वापसी उसकी नहीं है। तो ऐसे आय को राजस्व आय कहते हैं। राजस्वगत व्यय किसको कहते हैं, आइए बात करते हैं। तो देखिए सरकार के ऐसे खर्चे को राजस्वगत व्यय कहते हैं जिससे सरकार के उत्पादन क्षमता का कोई विस्तार नहीं होता है और न ही कोई भविष्य में आय होती है। तो सरकार जब कोई ऐसा खर्च करती है जिससे उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि न हो और भविष्य में भी उसकी कोई इनकम की संभावना उस खर्च से न हो, उसको क्या कहते हैं? राजस्वगत व्यय। तो जो उसके प्रशासन पर किया गया खर्च होता है उसे क्या बोला जाता है? राजस्वगत व्यय। सोचो कर प्राप्त करने में ही पूरा कर का डिपार्टमेंट है, तो कर डिपार्टमेंट पर किया गया खर्च क्या है? राजस्वगत व्यय है। इसके अलावा पूंजीगत आय या प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जो पूंजीगत कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, पूंजीगत आय या प्राप्तियां होती हैं, किसे कहते हैं? सरकार की ऐसी आय या प्राप्ति पूंजीगत आय को कहते हैं। सरकार की ऐसी आय या प्राप्ति को पूंजीगत आय कहते हैं जिससे सरकार पर लायबिलिटी होती है, सरकार को भविष्य में भुगतान करना होता है। अर्थात उस करंट ईयर में तो पूंजी मिली, उस करंट ईयर में तो पूंजी मिली, लेकिन इसे भुगतान करना है। जैसे मान लो कि आपको कुछ गिफ्ट मिला या आपको किसी काम के बदले कोई रॉयल्टी मिली या आपको श्रम के बदले आपका मूल्य मिला, तो ये जो तनख्वाह मिली, वेतन मिला, ये आपको वापस नहीं करना है। और ये वापस नहीं करना है, आपने किसी सर्विस के बदले दिया तो आपको इसके वापस नहीं करना है। आप महीने भर सर्विस किए, उसका आपको पैसा मिला, तो अब इसके लिए आपको वापस नहीं करना है। ये कैसा है? ये तो राजस्वगत आय है। लेकिन मान लो आप 10,000 रुपया कमाते हो और आपके घर कोई काम है, बड़ा काम कर रहे हो और 10,000 रुपया आपको लेना पड़ा ऋण अपने दोस्त से, और 10,000 रुपया आपकी खुद की श्रम की कमाई है, तो इसमें से कितना वापस करना पड़ेगा? 10,000 जो ऋण लिया वो तो लायबिलिटी है ना, वो देना है। तो इसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्ति तो हुई लेकिन ये लायबिलिटी है, ये देयता है, आपको देना पड़ेगा। और 10,000 रुपए जो आपके श्रम का मूल्य था उसे आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही देश के पास जब ऐसी इनकम होती है जिससे उस पर लायबिलिटी होती है, अर्थात उसे देना होता है, भुगतान करना होता है भविष्य में, उसे क्या बोलते हैं? पूंजीगत आय या प्राप्ति कहते हैं। जैसे देश विदेशी ऋण लेता है या घरेलू ऋण, तो उसे वापस करना होता है।
आइए बात करते हैं, जानते हैं पूंजीगत व्यय के बारे में। पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं? ऐसी सरकारी खर्चे को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। सरकारी खर्चा ऐसा हो जिसमें सरकार की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, सरकार के उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो और भविष्य में आय की संभावना हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे जो भी उद्योग धंधे हैं या सरकार जो आधारभूत सुविधाएं, रेल, रोड, सड़क, ये सब जो बनवा रही है, वो सब क्या है? परिवहन में निवेश, आधारभूत क्षमताओं में निवेश कर रही है। उससे क्या होगा? भविष्य में उसकी इनकम बढ़ सकती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो देखिए, हम लोग 4 कॉन्सेप्ट को जाने। हम लोग अल्टीमेटली जानना है घाटा, लेकिन 4 बात आपको ध्यान रहे: राजस्वगत आय, राजस्वगत व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। राजस्वगत आय किसे कहते हैं? सरकार की वह कमाई, सरकार की वह इनकम, सरकार की वह प्राप्ति जिस पर उसका कोई देयता न हो, कोई लायबिलिटी न हो, भविष्य में उसे देना न पड़े। राजस्वगत व्यय उसे कहते हैं जिससे किसी उत्पादन क्षमता में व्यय तो है, लेकिन कोई न तो भविष्य में कोई इनकम उससे होगी और न तो पूंजीगत कोई उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। लेकिन पूंजीगत आय किसे कहते हैं? बिल्कुल विपरीत। पूंजीगत आय में सरकार की लायबिलिटी होती है। ऋण क्या है? पूंजीगत आय है। और पूंजीगत व्यय उसे कहते हैं जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाता है। जैसे कोई एक इंडस्ट्री लगा रहा है तो वो पूंजीगत व्यय कर रहा है, क्योंकि भविष्य में उसकी संभावना है कि वो यहां से इनकम प्राप्त करेगा। ठीक, तो राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो कुल आय का मतलब क्या हुआ? अगर बात करें सरकार की कुल आय का मतलब क्या हुआ? सरकार की आय कहां कहां से हो रही है? राजस्वगत आय है और पूंजीगत आय है। सरकार की सारी इनकम कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में है, राजस्वगत आय और पूंजीगत आय और प्राप्तियां। तो जब आपसे पूछा जाए कि सरकार की कुल आय का मतलब क्या है, तो सरकार की कुल आय का मतलब क्या है? राजस्वगत आय और पूंजीगत आय अगर जोड़ दिया जाए तो जो आएगा उसे ही क्या कहते हैं? कुल आय। मान लो कि किसी देश के पास 10 रुपए राजस्वगत आय है और 15 रुपए पूंजीगत आय है किसी वित्तीय वर्ष में, तो उसकी कुल आय कितनी होगी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दें। कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि उस देश की कुल आय कितनी होगी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए कुल व्यय जान लेते हैं। कुल व्यय का मतलब क्या है? जो राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है, 2 ही खर्च हैं। इनकम 2, खर्च 2, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ होता है कुल व्यय। अर्थात राजस्वगत व्यय प्लस पूंजीगत व्यय बराबर सरकार का कुल व्यय, राजस्वगत आय प्लस पूंजीगत आय बराबर सरकार का कुल आय। मान लीजिए कि किसी देश में 10 रुपए राजस्वगत व्यय है और 5 रुपए पूंजीगत व्यय है, तो बताइए उस देश का कुल व्यय कितना है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। राजस्व व्यय 10 रुपए और पूंजीगत व्यय 5 रुपए है, तो उस देश का कुल व्यय कितना है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। जो लोग दे लेंगे मैं समझ जाऊंगा कि उन्हें कुल आय और कुल व्यय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम लोग जान गए सरकार की इनकम 2 पार्ट में होती है, राजस्व आय, पूंजीगत आय। व्यय 2 पार्ट में होता है, राजस्वगत व्यय, पूंजीगत व्यय। और कुल आय का अर्थ है राजस्वगत आय प्लस पूंजीगत आय। कुल व्यय का अर्थ है राजस्वगत व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। यहां तक की बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपने एक्सपीरियंस, क्लास के एक्सपीरियंस जरूर दिया करें और क्लास को और कैसे बेहतर बनाया जा सके इसके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा इंतजार करता रहता है। तो मित्रों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग बात करते हैं घाटा पर। घाटा में बजट घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है और राजकोषीय घाटा क्या होता है। स्पेशली हम लोग इतने घाटा को जानेंगे। इतने घाटा को जाने, इसमें सबसे पहले बजट घाटा की बात करते हैं। तो देखिए बजट घाटा का क्या अर्थ है। बजट का मतलब सरकार का कुल आय
माइनस कुल व्यय। बजट का मतलब सरकार का आय और व्यय। बजट में क्या होता है? बजट में तो सरकार के एक वित्तीय वर्ष में संपूर्ण आय और व्यय का ब्यौरा होता है। तो जब बजट घाटा की बात हो तो कुल खर्च में से कुल प्राप्ति घटा दें तो क्या निकल आएगा? सरकार के कुल खर्च, कुल व्यय, संपूर्ण व्यय में से संपूर्ण आय घटा दें तो क्या होगा? यदि आय कम और व्यय ज्यादा हो तो जो बचेगा वही बजट घाटा होगा। जो बचेगा वही बजट घाटा होगा। अर्थात खर्चा ज्यादा, आय कम, तो क्या निकलेगा? बजट घाटा। तो कुल खर्च माइनस कुल व्यय, कुल खर्च या व्यय माइनस कुल आय, और पीछे बात हो चुकी है कि कुल व्यय का मतलब क्या होता है और कुल आय का मतलब क्या होता है, संपूर्ण टोटल, तो बजट घाटा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके पहले आपको कुल आय, कुल व्यय और राजस्वगत आय, पूंजीगत आय, राजस्वगत व्यय, पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखना होगा। चलिए, ये तो बात मेरे ख्याल से बजट घाटा आप बता सकते हैं। तो किसी भी देश का बजट घाटा कैसे निकलता है? किसी भी देश का बजट घाटा उस देश के कुल खर्चे से कुल आय को अगर घटा दिया जाए, जो बचेगा वही बजट घाटा होगा। चलिए, अब बात करते हैं राजस्व घाटा किसे कहते हैं। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? तो देखिए, कुल खर्च में से जब हम कुल व्यय निकाल देते हैं लेकिन विदेशी ऋण को छोड़कर, विदेशी ऋण को नहीं निकालते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा। फिर से देखिएगा, कुल खर्च में से कुल व्यय निकाला जाए लेकिन किसको छोड़कर? विदेशी ऋण को छोड़कर, तो इसे ही क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा। तो देखिए, राजस्व घाटा हमेशा बजट घाटा से बड़ा होगा। किसी भी देश का राजस्व घाटा उस देश के बजट घाटा से बड़ा होगा। राजस्व घाटा बड़ा होगा, बजट घाटा छोटा होगा। तो राजस्व घाटा बजट घाटा से ज्यादा होता है। चलिए, बात करते हैं प्राथमिक। ये तो बात हो गई राजस्व घाटे की। ऊपर बजट घाटा, फिर राजस्व घाटा। बजट घाटा और राजस्व घाटे में अंतर क्या है? कुल खर्च माइनस कुल व्यय, लेकिन विदेशी ऋण को छोड़कर, विदेशी ऋण को इसमें शामिल किया जाता है। चलिए, बात करते हैं एक प्राइमरी डेफिसिट अर्थात प्राथमिक घाटा का कॉन्सेप्ट आता है। तो प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजस्व घाटा कैसे निकलेगा? जब कुल आय, कुल खर्च में से कुल व्यय को घटा देंगे लेकिन विदेशी ऋण को छोड़कर। लेकिन जो विदेशी ऋण लिए हैं उसमें आपको भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। तो वही जब राजस्व घाटे में से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट के लिए क्या जरूरी है आपको पता होना चाहिए? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा के लिए क्या जरूरी है? बजट घाटा। बजट घाटा जानने के लिए आपको क्या जरूरी है? कुल आय और कुल व्यय। कुल आय और कुल व्यय के लिए आपको 4 कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। वो है राजस्वगत आय, राजस्वगत व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं। ठीक, तो ये है प्राइमरी डेफिसिट। एक और कॉन्सेप्ट है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा का मतलब है कुल राजस्व खर्च, कुल राजस्व खर्च माइनस कुल राजस्व प्राप्ति। इसका मतलब कुल राजस्वगत व्यय जो हो रहा है उसमें से कुल राजस्व की प्राप्ति निकाल देते हैं, तो क्या जो परिणाम आता है उसे ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। अर्थात राजकोषीय आय प्राप्त करने में, मान लेते हैं किसी भी देश के पास, अगर किसी भी देश के पास 100 रुपया राजस्वगत आय है और आय है, इनकम है, और उसमें 80 रुपया खर्च हो जाता है या 110 खर्च हो जाता है, राजस्वगत आय खर्च 110 रुपये है, तो यहां तो राजकोषीय घाटा होगा ना, यहां तो राजकोषीय घाटा होगा, क्योंकि राजस्वगत आय प्राप्त करने में जितना प्राप्त करते हैं उससे 10% ज्यादा इनकम, ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो कुल राजस्व खर्च माइनस कुल राजस्व आय, कुल राजस्व खर्च माइनस कुल राजस्व की प्राप्ति से क्या निकाला जाता है? राजकोषीय घाटा। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, बजट घाटा, राजस्व घाटा, बजट घाटा,
राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा। बजट घाटा कैसे निकालते हैं? कुल खर्च माइनस कुल आय, देश का कुल खर्च माइनस कुल आय करेंगे तो जो बचेगा माइनस में आया तो उसे क्या बोलेंगे? बजट घाटा। जरूरी नहीं है कि हर बार हर देश का बजट घाटे में ही हो, कुछ देश का सरप्लस बजट भी हो सकता है। अगर किसी भी देश की इनकम ज्यादा है, खर्च कम है, तो वो अधिशेष का बजट हो जाएगा, तो बजट घाटा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा घाटा है राजकोषीय राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में भी कुल खर्च से कुल आय माइनस करते हैं, लेकिन किसको शामिल कर लेते हैं? विदेशी ऋण को छोड़कर, विदेशी ऋण को छोड़कर। अब विदेशी ऋण पर क्या देना पड़ेगा आपको? जो भी ऋण लिए हैं उस पर क्या देना पड़ेगा? ब्याज भुगतान। तो विदेशी ऋण पर, घरेलू ऋण पर जो ब्याज भुगतान किया उसको जब माइनस करते हैं किसमें? जब आपको राजस्व घाटा बजट घाटा के बाद प्राप्त हो जाता है बजट में, तो जब राजस्व घाटा में से ब्याज भुगतान घटा दिया जाता है तो जो निकलता है उससे प्राथमिक घाटा कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। और राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो कुल राजस्व खर्च में से कुल राजस्व आय घटा देते हैं तो जो मिलता है उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही बोला जाता है राजकोषीय घाटा। तो देखिए हम लोग अब क्या जान गए? इन दो स्टैटिक क्लास के माध्यम से अब हम जानते हैं बजट किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि विश्व में बजट सबसे पहले कहाँ आया, भारत में बजट प्रणाली का जनक कौन है, सबसे पहला कब किसने बजट प्रस्तुत किया था, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा गणतंत्र भारत का बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। भारत में प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया। भारत में कब रेल बजट आम बजट अलग किया गया और फिर कब रेल बजट आम बजट एक साथ किया गया। भारत में डिजिटल बजट कब से प्रस्तुत किया गया। भारत में बजट प्रस्तुत करने की तारीख कौन सी परंपरागत होती थी, कब इसे बदला गया, समय क्या होता था, आज बजट प्रस्तुत करने का समय और तारीख क्या है। इसके अलावा भारत के संविधान के वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जहां पर बजट संबंधी प्रावधान है, क्या भारत के संविधान में बजट शब्द प्रयुक्त है। ये सारे स्टैटिक पोर्शन हम लोगों ने देखा। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, ये सारी बात, धन विधेयक के बारे में कि बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ये सारी बात जानने के बाद फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ बजट पर बात किया, बजट के प्रकार को जाना और बजट के घाटे से जुड़ी प्रमुख शब्दावलियों को जाना, जिसमें स्पेशली बजट घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा। तो मित्रों ये दो क्लास बजट की स्टैटिक है और ये दो क्लास स्टैटिक पढ़ने के बाद आप बजट का करंट पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बजट के करंट पोर्शन को जब कभी आप पढ़ें तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ करके तब बजट पढ़ें। और हां, इस क्लास पर आधारित एमसीक्यूज लगाना ना भूलें। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस एमसीक्यूज का लिंक लगा हुआ है, टेस्ट का लिंक लगा हुआ है इस क्लास को देखने के बाद, या आप अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाकर के आप इस वीडियो पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो पर भी जो बजट पर आधारित प्रश्नोत्तरी है उसे भी हल करना न भूलें। और आपके चैनल की खास बात ही है कि इस चैनल में सभी वीडियो पर आधारित एमसीक्यूज लगे हैं, जिसका दो जगह से लिंक मिलता है। एक तो लिंक कहाँ है, उस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक लगा हुआ है, या आप कहाँ जा सकते हैं, अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर। और हाँ मित्रों, YouTube की अपनी क्लास और वेबसाइट पर जब भी जाएं तो अपने फेसबुक, स्टूडेंट्स, मित्र, दोस्त जो भी इस दुनिया में हो उन्हें एक बार सजेस्ट जरूर करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर जरूर करें। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।